मायरा, क्या तुमने ये किया? Did you kill your friend? कोई जवाब नहीं, बस आंसू थे जब वो जेल से बाहर निकली। ये वही महिला है जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि उसने एक भयानक हत्या की। कथित तौर पर पीड़िता को 100 से अधिक बार चाकू मारा। मायरा वेलास्केज इस महीने अपनी गिरफ्तारी से पहले तक एक शानदार जिंदगी जी रही थी। अब उस पर इस मामले में कैपिटल मर्डर का आरोप है, जो 2012 का यानी एक दशक से भी पुराना मामला है। पुलिस का कहना है कि उनके पास डीएनए सबूत है जो साबित करता है कि वही हत्यारी है। लेकिन उसकी डिफेंस अटॉर्नी कुछ दिलचस्प दलीलें दे रही हैं, क्योंकि अब वो एक हैरान कर देने वाली कम जमानत पर रिहा है। हम लॉ एंड क्राइम के इस मामले को कवर कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। आपको याद होगा जब पुलिस ने कहा था कि उन्होंने 2012 के एक पुराने अनसुलझे मामले में महिला पर 100 से ज्यादा बार चाकू चलाने वाले को ढूंढ लिया है। एक डिटेक्टिव भावुक होकर रो पड़ी जब उनसे पूछा गया कि पीड़िता के परिवार को 14 साल बाद कुछ सुकून दिलाने का क्या मतलब है। सच कहा जाए तो ये कहानी का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू क्या है? आरोपी की ओर से क्या पक्ष है? अब हम मायरा वेलास्केज के बचाव पक्ष से और इस पर उनके नजरिए के बारे में सुनना शुरू कर रहे हैं। ये मायरा वेलास्केज का वीडियो है जिन पर कैपिटल मर्डर का आरोप है। इस हफ्ते टेक्सास की टेरेंट काउंटी जेल से बाहर निकलते हुए उनके वकील का कहना है कि वो निर्दोष हैं। उनकी जमानत $4,50,000 तय की गई थी, जो कि मानना पड़ेगा हम यहाँ कैपिटल मर्डर की बात कर रहे हैं। ये आरोप को देखते हुए वाकई चौंकाने वाली तरह से कम लगती है और आपको सोचना पड़ेगा इसका क्या मतलब है कि इस रियल एस्टेट एजेंट मां और पत्नी के खिलाफ केस कितना मजबूत है। अब वेलास्केज के बचाव पक्ष के वकील सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं और वो कहते हैं कि उनके क्लाइंट निर्दोष हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। अक्सर जो लोग अपराध के आरोपियों का बचाव करने के लिए रखे जाते हैं वे यही कहते हैं। ये उनके बचाव वकील का तरीका है, जो दावा कर रहे हैं कि उनके क्लाइंट के खिलाफ केस मजबूत नहीं था। इसी पर हम बात करेंगे। आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, अब वेलास्केज के लिए आगे क्या होगा? अधिकारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह भाग न जाएं, खासकर जब इस केस में उन्हें मौत की सजा मिलने की संभावना हो? अब तो बिल्कुल नहीं लगता कि मायरा वेलास्केज ने 14 साल किसी की जान लेने के अपराध बोध में बिताए हैं। सोशल मीडिया हमें सिर्फ किसी की जिंदगी की झलक दिखाता है, लेकिन जब आप उनकी प्रोफाइल देखते हैं, वो डलस फोर्ट वर्थ में सफल रियल एस्टेट एजेंट थीं और शादीशुदा भी थीं। उनके बेटे का जन्म अगले साल हुआ, जब पुलिस के अनुसार उन्होंने अपनी दोस्त की हत्या की थी। और वो खूब घूमी, पेरिस, जमैका, यूरोप के दूसरे हिस्से, दक्षिण अमेरिका। मेरा मतलब है वो सच में अपने परिवार के साथ सपनों जैसी जिंदगी जी रही थीं। अब उनका बचाव कैसा हो सकता है और उनके बचाव वकील क्यों कहते हैं कि वह निर्दोष हैं? ये बताने से पहले मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं कि कैसे। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुराग जोड़े और इस मामले में मायरा वेलास्केज को एक कथित हत्यारे के रूप में पहचाना। तो चलिए पीड़िता इरासेमा चावेज से शुरू करते हैं। जब वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं, तब उनकी उम्र 33 साल थी। जनवरी 2012 में आर्लिंगटन टेक्सास में, जो डलस के पास है, अपने यूनिट के अंदर उन्हें चाकू से मार दिया गया था। फिर से बता दूं, कथित तौर पर उन्हें 100 से ज्यादा बार चाकू मारा गया था। सोचिए ये कितना लंबा, और मेरा मकसद बात को वीभत्स बनाना नहीं है। सोचिए ऐसा करने में कितना समय लगेगा। ये भयानक है। पुलिस ने जब हत्यारे की तलाश में जनता से मदद मांगी तो उन्होंने अहम सबूतों में से एक यही वीडियो जारी किया, जो चावेज की हत्या वाली रात का बताया गया। यह उनके अपार्टमेंट के बाहर का सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें स्वेट्स पहनी धुंधली आकृति सीढ़ियों पर जाती दिख रही है। वो अपार्टमेंट के दरवाजे तक जाता है, सिर झुकाए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है। करीब 1 मिनट बाद वो अंदर चले जाते हैं। अगले दिन परिवार चावेज का हाल पूछने गया और तभी उन्होंने उसे मरा हुआ पाया। टेरेंट काउंटी के मेडिकल परीक्षकों ने बाद में यह निर्धारित किया कि उसे 100 बार से ज्यादा चाकू मारा गया था। अपार्टमेंट से एक टीवी गायब बताया गया। हम मानते हैं कि हत्यारे ने टीवी ले लिया था। उस समय जासूसों ने बहुत गहन जांच की थी, कई सुरागों का पीछा किया था, लेकिन वे संदिग्ध की पहचान नहीं कर पाए। अपराध स्थल के बारे में हमें यह पता है, वहां जबरन घुसने का कोई सबूत नहीं था और आपने वह वीडियो देखा। क्या इसका मतलब है
कि चावेज अपने कातिल को जानती थी, कोई जिसे वह अपने अपार्टमेंट में आसानी से आने देती, शायद क्योंकि वह पहले भी आया था। हमारे पास जो सबसे मजबूत सुराग था वह ताजे खून की एक बूंद थी जो अपार्टमेंट के अंदर बेडरूम के टीवी स्टैंड से मिली थी। क्राइम लैब ने यह निर्धारित किया कि खून का नमूना पीड़िता का नहीं था और वो एक अज्ञात हिस्पैनिक महिला का था। जांचकर्ताओं ने डीएनए प्रोफाइल को कोड्स में अपलोड किया। ये एक राष्ट्रीय डेटाबेस है जिसका उपयोग आपराधिक जांच में डीएनए प्रोफाइलों की तुलना करने के लिए होता है। हमें कभी मेल नहीं मिला। तो ये मामला 2012, 2013, 2014 और आगे भी चलता रहा। ये मामला ठंडा पड़ गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2016 में हत्या के 4 साल बाद एक खून का सैंपल पैराबॉन नैनो लैब्स नाम की एक डीएनए टेस्टिंग कंपनी को दिया गया। ये वही खून का सैंपल था जो अपार्टमेंट के टीवी स्टैंड पर मिला था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि वो ताजा था और ये उसी समय सीमा के भीतर किसी से आया होगा जब उनके अनुसार चावेस की हत्या हुई थी। अब पैराबॉन नैनो लैब्स ने उस खून के मालिक यानी संभावित हत्यारे का एक प्रोफाइल तैयार किया और ये वही है जो उन्होंने बनाया। ये एक महिला है जिसकी उम्र 20 से 29 साल के बीच मानी जा रही है और जब आप इसे देखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि इसमें मायरा वेलास्केस से काफी मिलती-जुलती शक्ल है। 2016 में जारी हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और मामला ठंडा ही रहता है। हम 2024 तक पहुंचते हैं और तभी एफबीआई इसमें शामिल होती है और वे डीएनए सैंपल लेते हैं और उसे जेनेटिक जीनियोलॉजी की मदद से जांचते हैं और हमने देखा है कि इससे पहले भी पुराने अनसुलझे मामलों को सुलझाया गया है। यह तब होता है जब आप खून से डीएनए सैंपल लेते हैं और फिर आप उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस से मिलाते हैं। आप वंशावली साइट्स के बारे में सोच सकते हैं और देखते हैं कि क्या उस सैंपल के मालिक से संबंधित कोई मेल है। और इस साल की शुरुआत में एफबीआई का कहना है कि वे उस सैंपल को मायरा वेलास्केस से जोड़ने में सक्षम रहे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उस डीएनए में कौन सा खास सुराग था जिससे वे यह कह सके कि वही खून से मेल खाती है। अर्लिंगटन टेक्सास पुलिस ने मायरा वेलास्केस की निगरानी की और इंतजार किया कि वो कब कचरा फेंकेगी। उन्होंने बताया कि मायरा ने दोस्तों के साथ रेस्तरां में दोपहर का खाना खाया। मायरा के जाते ही कानून प्रवर्तन एजेंसियां वहां पहुंचती हैं। वे कुछ चीजें लेते हैं जिसमें कांटा भी है और बताया गया कि उस कांटे पर वही डीएनए सैंपल मिला जो 2012 में चावेस के घर में मिला था। यह जानकारी WFAA टेलीविजन के अनुसार है। वह पीड़िता की करीबी मित्र थीं जो अपराध स्थल से कुछ मील दूर रहती थीं। इस नई जानकारी के साथ हवाली हत्या जांच इकाई ने सुश्री वेलास्केस की आगे जांच शुरू की। मई में वे फेंके गए कचरे से डीएनए का एक नमूना प्राप्त करने में सक्षम हुए। हमने उसे जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा। प्रयोगशाला ने निर्धारित किया कि वह डीएनए अपराध स्थल से मिली खून की बूंद से मेल खाता है। पुलिस ने मायरा वेलास्केस को ट्रैफिक चेक के दौरान कैपिटल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया। डीएनए कनेक्शन के अलावा उनका कहना है कि पीड़िता के मोबाइल फोन से उनके रिश्ते की जानकारी मिली। हालांकि वे इसके अलावा और कुछ नहीं बता रहे हैं कि उनका रिश्ता कैसा था, बस इतना ही कि वे करीबी दोस्त थे। वे कहते हैं कि वेलास्केस पहले भी चावेस के अपार्टमेंट आ चुकी थी। हालांकि पुलिस के पास हत्या का हथियार नहीं है और हमें ये नहीं पता कि हत्या का संभावित मकसद क्या हो सकता है, खासकर इतनी भयानक हत्या का। पुलिस ने कहा, मायरा ने पुलिस को इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसने क्या कहा, बस इतना कहा कि वो उनके अभियोजन में मददगार होगा। जब अधिकारियों ने बताया कि मायरा वेलास्केस ने कथित तौर पर चावेस की हत्या की और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, आपको लगा कि कानून प्रवर्तन को एक तरह की तसल्ली मिली। वो दोषी साबित होने तक निर्दोष हैं, लेकिन गिरफ्तारी अहम थी। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरा सी चावेस की हत्या में कोई और शामिल था। फिर वो पल आता है जब कानून प्रवर्तन के सदस्य से पूछा जाता है कि चावेस के परिवार को कुछ हद तक सुकून दिलाना उनके लिए क्या मायने रखता है। मुझसे वेलास्केस, मुझे माफ कीजिए। मिस वेलास्केस का इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू में हमें ऐसी जानकारी मिली जो उस प्रक्रिया में मददगार होगी। मैं अभी जानकारी साझा नहीं करूंगी। वे दोस्त थे और मिस वेलास्के पहले भी उस अपार्टमेंट में आ चुकी थीं।
लेकिन हम इंटरव्यू में उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हुए जो उनके खिलाफ अभियोजन में मदद करेगी। आप वहां उस जासूस की भावनाएं देख सकते हैं, लेकिन वो है जैसा अक्सर होता है, ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। बचाव पक्ष की राय क्या है? क्या ये रियल एस्टेट एजेंट वाकई सालों से अपनी जिंदगी बनाने और एक भयानक अपराध की यादें भूलने की कोशिश कर रही थी? मैं साफ कहूंगा, हमने वेलास्केज की लीगल टीम को कई बार मैसेज किए कि वे शो में आकर अपनी नजर से बताएं क्या हुआ था, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। फिर भी हमारा निमंत्रण पूरी तरह से अभी भी उनके लिए खुला है कि वे शो में आएं। उनकी वकील फ्रैंक सेलर्स, उन्होंने डेलस के सीबीएस टीवी स्टेशन को बताया कि उनकी क्लाइंट मायरा वेलास्केज हैरान है कि उन पर मर्डर का आरोप क्यों लगाया गया। मुझे लगता है वह भी पूरी तरह जड़ हो गई हैं। मैं आज सुबह उनसे मिला। उन्होंने पूछा, ये कैपिटल मर्डर क्यों है? जब बताया कि टीवी चोरी हुआ था, तो उन्हें बहुत झटका लगा। उन्होंने कहा, मुझे टीवी की क्या जरूरत होगी? याद रहे, 2012 में चावेज के अपार्टमेंट से टीवी गायब थी। सेलर्स भी उस वीडियो को निशाना बना रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति चावेज के अपार्टमेंट में उनकी हत्या वाली रात जाता है, सीढ़ियों से ऊपर अपार्टमेंट यूनिट में। उन्होंने कहा, उद्धरण, वीडियो में जिस व्यक्ति को हम अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं, उसके 10 मिनट बाद निगरानी बंद हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे संभावित निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि जिसने निगरानी बंद की, वही सबसे अधिक संभावना है कि उसने हत्या की। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो वीडियो को देखते हैं, उन्हें लगता है कि सीढ़ियों पर ऊपर जाता व्यक्ति पुरुष है, महिला नहीं। अभियोजकों ने सेलर्स के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सेलर्स ने जेनेटिक जीनियोलॉजी और इन पुराने अनसुलझे मामलों के बारे में भी एक बहुत दिलचस्प टिप्पणी की, जिन्हें हमने डीएनए परीक्षण की वजह से सुलझते हुए देखा है। सीबीएस के अनुसार ये मामला डीएफडब्ल्यू में इसी महीने सुलझाए गए कई पुराने अनसुलझे मामलों में से एक है। सीबीएस रिपोर्ट में लिखा है कि वेलास्केज के वकील का बिना सबूत दावा है कि स्थानीय अधिकारी इतने सारे पुराने अनसुलझे मामले सुलझा रहे हैं, ये संयोग नहीं है। उनका कहना है कि फ्रैंक सेलर्स ने उन्हें यही बताया, और ये दिलचस्प है, इस पर बात करना जरूरी है। उद्धरण, ऐसा जरूर लगता है कि पिछले 3 या 4 हफ्तों में पुराने अनसुलझे मामलों के सुलझने की बहुत सारी खबरें फैलाने के लिए एक समन्वित प्रयास किया गया था, और ये उन्हीं में से एक है जो उस जाल में फंस गया। मुझे लगता है कि शायद सरकारी अनुदान मिली होगी, जिससे इन पुराने अनसुलझे मामलों को एक साथ लाने और सुलझाने की कोशिश हुई। सेलर्स ने जमानत राशि $4,50,000 तय करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विरोध नहीं किया और यही जमानत राशि जज ने तय की, जो वेलास्केज जमा कर सके, और अब वह जेल से बाहर है, भले ही उस पर कैपिटल मर्डर का आरोप है। बताया गया है कि जमानत की शर्तों के तहत उसे जीपीएस मॉनिटर पहनना होगा और टेरेंट या डेलस काउंटी छोड़ने की इजाजत नहीं है। इस बारे में और बात करने के लिए अब हमारे साथ है फौजदारी बचाव पक्ष की अधिवक्ता व पूर्व अभियोजक साफा रॉबिन्सन फेरेरा। लॉ एंड क्राइम पर आपका आना हमेशा अच्छा लगता है। जब मैंने सुना कि कैपिटल मर्डर की संदिग्ध को 4,50,000 की जमानत पर रिहा किया गया, तो इससे आपको क्या संकेत मिलता है कि वो जमानत देने में सक्षम रही और कोर्ट ने इतनी जमानत तय की? आरोप के आधार पर जमानत $500,000 से कम रखी गई। ये निश्चित रूप से दिलचस्प है कि उसकी जमानत बहुत से अन्य कैपिटल मर्डर के मामलों की तुलना में काफी कम रखी गई थी। ऐसे मामलों में आरोपी को बिना जमानत रखा जाता है क्योंकि आरोप गंभीर होते हैं और समाज के लिए खतरा होता है, और साथ ही इस वजह से भी कि अगर अंततः उन्हें दोषी ठहराया गया तो उनके फरार हो जाने का खतरा रहता है। और इसलिए हम मूल रूप से या अदालत मूल रूप से नहीं चाहती कि कोई संभावित दोषी हत्यारा देश से भाग जाए या किसी और को खतरे में डाले। लेकिन $4,50,000 की जमानत राशि और जीपीएस मॉनिटर दोनों मिलाकर एक तरह का समझौता लगता है। इस मामले में जो आरोप हैं वे लगभग 14 साल पुराने हैं। तो उस समय के बीच इस मामले में आरोपी ने आगे चलकर वो एक सार्थक जीवन जीती रही। उसने यात्रा की है, रियल एस्टेट लाइसेंस प्राप्त किया है और स्वस्थ उत्पादक जीवन जी रही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत भागने के जोखिम और समुदाय के खतरे जैसे कई कारकों पर विचार करेगी।
चाहे उसका आपराधिक इतिहास हो या नहीं, जो हमें नहीं लगता। वे सरकार के मामले की मजबूती भी देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इस खास 14 साल पुराने मामले में अगर उनका मामला उतना मजबूत है जितना हो सकता है। इसके विपरीत किसी ऐसे व्यक्ति के जो शायद 1 साल पहले किसी की हत्या करने का आरोपित है और उनके पास ताजा नया मामले में जल्दी से जुटाए गए सबूत है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ जज ने मूल रूप से बीच का रास्ता निकाला, जिससे उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ जमानत पर बाहर रहने की अनुमति दी। क्योंकि आप जानते हैं, जब उन्होंने उसकी गिरफ्तारी की घोषणा की थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां एफबीआई और स्थानीय अधिकारी मौजूद थे। और ऐसा था जैसे एक डिटेक्टिव भावुक हो रहा था जब वो उस पल के बारे में बात कर रहा था जब उन्होंने यारोसीमा चावेज के परिवार को इस गिरफ्तारी के बारे में बताया। और ऐसा था, आप वो सुनते हैं। और मैं जानता हूं कि ये सिर्फ कहानी का एक पक्ष है, जैसे कि लगभग मुझे पता है कि ये आरोप हैं, लेकिन जैसे एक संतोष की भावना थी कि हमने कर दिखाया। और मैंने हफ्ते भर बाद ये उम्मीद नहीं की थी कि हम उसे जेल से बाहर निकलते देखेंगे। पुराने अनसुलझे मामलों की बात हो तो कई मामलों को सुलझाने में जेनेटिक जीनियोलॉजी अहम रही है। आप जानते हैं, बहुत सफल रही है उन मामलों को सुलझाने में जो एक समय पर असंभव लगते थे। लेकिन इससे किसी मामले पर क्या असर पड़ता है, जबकि हमें पता है कि जिन चीजों, सबूतों और इंटरव्यू की बात हो रही है, हम 14 साल पहले की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से किसी मामले को प्रभावित कर सकता है और ज्यादा सकारात्मक रूप से। मुझे लगता है कि इसका एक कारण ये भी है कि हाल ही तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि डीएनए सबूतों की कमी थी, या कम से कम आनुवंशिक डीएनए सबूत की जांच करने की क्षमता की कमी थी, जिससे साबित हुआ कि वो मामले में संदिग्ध थी। और मुझे लगता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे विज्ञान और कानूनी व्यवस्था विकसित होती है, वैसे वैसे और भी तरीके अपनाए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप जानते हैं, डीएनए जांच और अन्य विज्ञान आधारित सबूतों को सही तरीके से प्रस्तुत और प्रोसेस किया जा रहा है। और फिर से जैसे जैसे दुनिया, आप जानते हैं, एआई और अन्य क्षमताओं के साथ जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं, ऐसे अपराधों को सुलझाने के लिए और भी ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है, अगर आप उसके बचाव पक्ष के वकील हैं, आप जानती हैं, ये सबूत 2012 में इकट्ठा किए गए थे और तब से चीजें बदल गई हैं। मुझे यकीन है, जिस तरह से पुलिस विभाग अपराध स्थल से सबूत इकट्ठा करते हैं। जैसा कि आप बचाव पक्ष के वकील हैं, आप सवाल कैसे उठा सकती हैं, जैसे इतना लंबा समय बीत जाना या पुलिस की सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया पर। पुलिस को काफी आत्मविश्वास है, लेकिन डिफेंस इसे कैसे चुनौती दे सकता है? ये सब बहुत समय पहले हुआ था। बिल्कुल, तो यहाँ बचाव पक्ष का वकील जिन बातों पर खास ध्यान देगा, उनमें से एक है सबूतों की चेन ऑफ कस्टडी और साथ ही इस डीएनए सबूत को सुरक्षित रखने की क्षमता की कमी। तो हमें जानना होगा कि ये डीएनए सैंपल किसने इकट्ठा किया, ये कब इकट्ठा किया गया, ये कितने लोगों के हाथों से गुजरा, इसे स्टोर करने से पहले, टेस्ट करने से पहले क्या डीएनए सबूत की अखंडता से कोई समझौता हुआ था, इसे किस किस की पहुंच थी, इसे कैसे और कहाँ स्टोर किया गया था, क्या ये सुरक्षित था, जैसे कूलर में रखा गया, आप जानते हैं, क्या तापमान उपयुक्त था, और वे सारी बातें जो आखिरकार इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि डीएनए सबूत किसी भी तरह से बदला जा सकता है या नहीं। और बचाव पक्ष का वकील कहेगा, सुनिए, ये मामला 14 साल पुराना है, शायद आपने ये सबूत सही से नहीं जुटाया था और आपके पास ये लंबे समय से है। क्या उसे सही तरीके से और उचित रूप से रखा गया था ताकि उस डीएनए सबूत की अखंडता बनी रहे? और लोग ये भी नहीं समझते कि 14 साल बहुत लंबा समय होता है। तो वे लोग जो उस सबूत को हासिल करने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें गवाह के रूप में ट्रायल में बुलाना पड़ता है ताकि वे गवाही दे सके। तो दुर्भाग्यवश कभी कभी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर कस्टडी की चेन में शामिल किसी के साथ ऐसा हुआ है या डीएनए सबूत हासिल करने में, तो इससे सरकार के केस की मजबूती और वे कितना साबित कर पाएंगे, इस पर असर पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे गवाह हैं जो गवाही देने में असमर्थ है या मौजूद नहीं है, या उस समय उन गवाहों द्वारा चीजों को दर्ज नहीं किया गया था और वे आज हमारे सामने गवाही देने के लिए यहाँ नहीं हैं, तो ये निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के लिए एक बाधा होगी। आप जानते हैं, जैसा कि मैं इस जांच के बाहर हूं, जाहिर है हम सब हैं और इसे देख रहे हैं। और यह ऐसा है, इन मामलों में कई बार आपके पास डीएनए होता है और उसी पल, और आप सोचते हैं इन्हें पकड़ लिया गया। सही है, बस वही है जैसे हमने देखा है। आप जानते हैं, दूसरे पुराने अनसुलझे मामलों को सुलझते हुए जहां शायद डीएनए मौजूद था। मुझे एक मामले में याद है, डीएनए पीड़िता की उंगलियों के नीचे था, जिससे पता चला कि वो संघर्ष कर रही थी। एक दूसरे मामले में डीएनए शायद हत्या के हथियार पर हो सकता है। इस मामले में डीएनए लिंक ये साबित करता है कि आप जानते हैं, ये खून की बूंद संभवतः मायरा वेलास्केस की है
और पुलिस ऐसा कह रही है। मुझे लगता है इस पर बहस होगी कि खून की बूंद इतनी ताजा थी कि उसे उसी समय से जोड़ा जा सकता है जब वो रहस्यमयी व्यक्ति हत्या की रात अपार्टमेंट में आया था। लेकिन यही बात है। आपको इसमें क्या खास लगता है? जैसे कि ये टीवी स्टैंड पर खून की एक बूंद है। ये ऐसा नहीं है जैसे कि खून की बूंद किसी हत्या के हथियार पर हो या कुछ ऐसा। ऐसा लगता है कि ये बचाव पक्ष के लिए एक मौका है, सिर्फ हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। और मुझे यकीन है कि और भी बहुत सारे सबूत हैं जो हमें नहीं पता। अगर ये महिलाएं दोस्त थी जैसा कि दिखाया गया है, तो बहुत संभावना है कि आरोपी का डीएनए उसके अपार्टमेंट में वैसे भी होता। अगर वो कभी उससे मिलने गई हो, अगर उसने कभी उसके घर पर उसके साथ समय बिताया हो, संभावना है कि आरोपी का डीएनए पहले से ही वहां होता। अब ये तथ्य की या जैसा हमें विश्वास है, ये एक तथ्य होने वाला है कि डीएनए सबूत आरोपी का है और वो टीवी स्टैंड पे था। ये निश्चित रूप से ये विचार पैदा करता है या परिस्थितिजन्य रूप से ये विचार पैदा करता है कि उसमें ये अपराध किया हो सकता है। क्या ये अब भी पूरी तरह से पक्का है? नहीं। हमारे पास अब भी हत्या का हथियार नहीं है। हमें नहीं पता कि कारण क्या था। हालांकि अभियोजन को वजह साबित करना जरूरी नहीं, लेकिन जो भी हो वो तर्क संगत होना चाहिए। आप जानते हैं यहाँ आरोप ये है कि एक हत्या हुई है। मुझे लगता है कि इसमें टीवी की चोरी भी शामिल थी, ऐसी चीजें। और 100 बार चाकू मारना निश्चित रूप से आवेग में किया गया अपराध है। तो इस घटना से पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे ये पता चलता कि प्रतिवादी के पास वास्तव में ये अपराध करने का कोई कारण या मकसद था? मेरे लिए खास बात यह है कि पीड़ित के घर की निगरानी में सबूत मिले हैं जिसमें कोई व्यक्ति निगरानी बंद होने से 10 मिनट पहले अंदर जाता दिखता है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वो व्यक्ति पुरुष लगता है। तो क्या कोई और भी संदिग्ध हो सकता था? हम जानते हैं कि इस मामले में अभियोजन पक्ष कह रहा है कि नहीं, कोई और नहीं है, लेकिन ये अभी भी एक ऐसी बात है जिसे कुछ हद तक जांचना जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे मामले देखते हैं जहां 100 बार चाकू मारा गया हो, तो वह निश्चित रूप से आवेग में किया गया अपराध होता है। हम जानते हैं कि घरेलू हिंसा के मामलों में अगर ये एक पुरुष है या हो सकता था, घरेलू हिंसा के मामलों में अक्सर ऐसा होता है जब पुरुष पूर्व साथी होता है या उनके बीच घरेलू हिंसा चल रही होती है। अगर वास्तव में वहां कोई पुरुष था और हमें अभी भी ये नहीं पता, इस पर अभी भी विवाद है, इस बात की संभावना ज्यादा है कि यह एक घरेलू हिंसा की घटना हो बजाय इसके कि यह किसी दोस्त के हाथों हत्या हो। आप इसे कैसे साबित करेंगे? हमारे पास मायरा वेलास्केज का वीडियो है जिसमें वो बस चल रही हैं। ये पहली बार है जब हमने उन्हें सोशल मीडिया की तस्वीरों के बजाय असल में देखा, और स्थानीय मीडिया भी वहां मौजूद थी। जैसे ही वो जमानत पर जेल से बाहर आती हैं, लेकिन इसे पेश करने का ढंग अलग था। जैसे 2012 में इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियां चढ़ते उस व्यक्ति का वीडियो जिसे पुलिस उसी का मान रही है। अगर आप अभियोजन पक्ष हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? साबित करें। और मुझे लगता है कि ये दोनों पक्षों पर लागू होता है, क्योंकि ये बचाव पक्ष के लिए भी होगा। जैसे, क्या आपके पास वो है? मेरा मतलब है, अगर आप बचाव पक्ष के वकील हैं तो ये मुकदमे में जाता है। जैसे, क्या आप उससे अदालत कक्ष में चलने को कहेंगे? मेरा मतलब है, लोग उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्योंकि आप उसे देखते हैं और वो कोई है, आप जानते हैं, ट्रैक सूट में है, वे नीचे देख रहे हैं। उस वक्त पहचानना मुश्किल होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि वो मायरा वेलास्केज हैं? और आप सही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में ये मामला पहचान पर निर्भर करेगा। हम पहले से जानते हैं कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि इस महिला की हत्या की गई थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उसे किस तरीके से मारा गया, लेकिन असली सवाल उस व्यक्ति की पहचान का है जिसने ये काम किया। तो ये साबित करने या नकारने के लिए कि आरोपी वही था, अगर मैं बचाव पक्ष की वकील के तौर पर मानूं कि वो पुरुष था, जैसा उसकी बचाव पक्ष की वकील कह रही हैं, आप सही हैं, मैं उसे खड़ा करूंगी और चलने के लिए कहूंगी। इसे प्रदर्शनीय साक्ष्य कहते हैं, ताकि जूरी देख सके कि वो दिखती कैसी है, या उस वक्त जैसी थी उसकी तस्वीरें भी ले सकती हूँ। आप जानते हैं, क्या उसकी लंबाई उस व्यक्ति से मेल खाती थी जिसे सर्विलेंस में देखा गया था? आप जानते हैं, क्या उसका वजन उस तारीख और समय पर उस व्यक्ति से मेल खाता था, या ये बचाव पक्ष के दावे यानी पुरुष से मेल खाता था? अगर ये उनका नजरिया है तो आप चाहेंगे कि उसे वहां पेश किया जाए, उसे जूरी के सामने चलाएं, ताकि दिखे कि वो सर्विलांस कैमरे में दिख रहे व्यक्ति से मेल नहीं खाती। अगर मैं अभियोजक हूं और कहूं यही वो महिला है, कोई पुरुष नहीं, तो मैं ये बात सामने लाऊंगी। आप किसी आरोपी को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि डिफेंस टेबल पर आरोपी की ओर इशारा करूं। जब हम इस वीडियो में व्यक्ति की पहचान की बात कर रहे हैं, तो उस समय आरोपी की कद काठी या शारीरिक बनावट उस वीडियो में मौजूद व्यक्ति से मेल खाती है। हाँ, हो सकता है उस समय उसने हुडी पहनी हो, हाँ शायद उसने और कपड़े पहने हों, लेकिन उसकी कद काठी इस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति से मिलती है। साथ ही कौन जानता था कौन उस अपार्टमेंट में गया होगा, और किसे पता था कि वहां निगरानी कैमरा है, उसे काटना है और कैसे करना है।
ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है, हाँ, क्योंकि मेरा मतलब है मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा कैसे किया जाता है और कौन जानता है 2012 में। मेरा मतलब है उन चीजों तक पहुंच, आप जानते हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। मेरा मतलब है यह 2012 तक जाता है और आपको लगता है कि इतने समय तक मामला अनसुलझा रहने के कारण शायद वीडियो जारी किया गया हो। मायरा वेलास्केस के वकील फ्रैंक सेलर्स का दिलचस्प बयान, और सीबीएस कहता है कि वो कुछ इस तरह कहते हैं या उनका उद्धरण है। यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि पिछले 3 या 4 हफ्तों में पुराने अनसुलझे मामलों के सुलझने की कई खबरें फैलाने के लिए एक समन्वित प्रयास किया गया था। इस मामले में ये उन मामलों में से एक है जो इस जाल में फंस गया था। मुझे लगता है कि जरूर किसी तरह की सरकारी अनुदान मिली होगी जिससे इन मामलों को एक साथ लाया गया और इन पुराने अनसुलझे मामलों को सुलझाने की कोशिश की गई। जो आप जानते हैं, वे इस पर काम कर रहे थे और 2012, 2016, 2020 और 2024 तक की खबरें देख सकते हैं। वे लंबे समय से इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। संयोग से कई ठंडे मामले एक ही समय पर सुलझ रहे हैं। मुझे लगता है वे अब तक हुई बातों को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, जैसे यह एक सामान्य बात बनती जा रही है कि ये पुराने अनसुलझे मामले आखिरकार सुलझ ही जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, पुलिस विभाग ऐसा कर पाने में दिलचस्पी रखते हैं। डीएनए के मामले में सवाल उठते हैं। बचाव पक्ष के वकील के लिए इन निष्कर्षों को चुनौती देना, चाहे जेनेटिक जीनियोलॉजी हो या कोई अन्य डीएनए लिंक, कितना मुश्किल है। इन निष्कर्षों को चुनौती देना बहुत मुश्किल हो सकता है और आखिरकार एक बचाव पक्ष का वकील यही कोशिश करेगी कि डीएनए सबूत को जिस तरह से संरक्षित किया गया उसी को चुनौती दे। साथ ही जिस तरीके से टेस्टिंग की गई उस पर भी सवाल उठाना कि उसमें विश्वसनीयता की कमी है। तो अगर मान ले कि ये केस ट्रायल तक जाता है तो मुझे उम्मीद है कि उसकी डिफेंस अटॉर्नी किसी ना किसी मोड़ पे जरूर कहेगा कि टेस्टिंग में विश्वसनीयता की कमी है, डीएनए सैंपल की अखंडता के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे सही तरीके से संरक्षित नहीं किया गया है। जो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उन्हें भी चुनौती देना, क्या वे वास्तव में उस तरह की टेस्टिंग करने के लिए योग्य हैं? क्या उनके पास ऐसे कोई और मामले हैं जहां उन्होंने डीएनए की गलत पहचान की हो या पहले जिन डीएनए सैंपल्स के साथ कोई गलती की हो? इन सभी बातों का असर पड़ेगा और यही सब चीजें एक डिफेंस अटॉर्नी चुनौती देना चाहेगा, खासकर इस मामले में निगरानी कैमरे की फुटेज के अलावा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की डिफेंस अटॉर्नी ये भी तर्क देगी कि आरोपी के पास ये अपराध करने का कोई मकसद नहीं था। आप जानते हैं वो टीवी क्यों चुराना चाहेगी? उस समय शायद उसने, आप जानते हैं, उसके पास खुद का टीवी था या जो भी दलील दी जाएगी। और बात यह है कि आखिरकार जब सरकार ऐसे मामले लेके आती है तो उन्हें हर अपराध के हर पहलू को उचित संदेह से परे साबित करना होता है। इस मामले में हम जानते हैं कि ये एक कैपिटल मर्डर केस है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें उस व्यक्ति की पहचान भी साबित करनी होगी जिसने ये काम किया है। और डिफेंस इस पर हमला करेगा कि डीएनए पर्याप्त नहीं है, कि वे दोस्त थे, वो पहले वहां जा चुकी थी और उसका डीएनए पहले से वहां था क्योंकि दोनों ने वहां साथ समय बिताया था। ये खून का धब्बा आरोपी को मर्डर का दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है। और हम देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है। ऐसा लगता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां बहुत कुछ छुपा रही हैं। हमें खून के बारे में पता है, हमें पता है कि कुछ मोबाइल फोन से जुड़ी पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी है। शायद आपको लगे कि उन्होंने कुछ अभी जारी नहीं किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये बहुत दिलचस्प केस है जिसमें परिवार 14 साल से जवाब का इंतजार कर रहा है। हम देखेंगे कि क्या यह सवाल का जवाब है कि उनके प्रियजन को किसने लिया। सफा रॉबिन्सन फरेरा, आपराधिक मामलों की बचाव पक्ष की वकील और पूर्व अभियोजक। लॉ एंड क्राइम पर आपका स्वागत है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्रिश, मुझे बुलाने के लिए। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत ऑन द केस में फिलहाल बस इतना ही। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें, पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टुअर्ट, फिर मिलेंगे।